नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश मित्र त्रिपाठी, हिंदी शिक्षक, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 12वीं के गद्य खंड से जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर आ गए। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 1923 के बीच जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं में जो उपन्यास है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। इनके कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि तथा जैनेंद्र की कहानियाँ। जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग में हैं। इनके निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और पेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार तथा ये और वे। इनके अनुदित ग्रंथ हैं मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश। जैनेंद्र कुमार जी को सन 1971 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ट एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितना गहराई से हृदयंगम किया है। बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है।
हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो आइए देखते हैं जैनेंद्र कुमार जी का जो महत्वपूर्ण निबंध है, बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। जहाँ जैनेंद्र कुमार जी के एक मित्र बाजार गए थे, कोई एक छोटी मोटी चीज़ लेने गए होंगे, लेकिन जब वो बाजार से वापस आए तो उनके पास बहुत सारा बंडल था। लेखक ने पूछा, किया क्या? तो मित्र ने जवाब दिया कि यह जो साथ थी, इशारे से बताया कि भाई ये जो सामान है ये मेरी वजह से नहीं है, ये सामान इस वजह से है कि यह जो मेरे साथ थी, यानी उनकी धर्मपत्नी उनके साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है और उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। मित्र के कहने का मतलब यह था कि ये जो सारा सामान है यह पत्नी की महिमा है, यानी पत्नी की वजह से खरीदा गया है। और सामान की खरीदारी में उन्होंने बताया कि पत्नी की ही प्रमुखता है, और यही प्रमुखता प्रमाणित भी है कि अगर पत्नी साथ में हो तो एक के बजाय 2 सामान, यानी अधिक से अधिक जो भी सामान हो वह खरीदा जा सकता है, और खरीदते हैं भी लोग। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न व्यक्तित्व का नहीं बल्कि स्त्रीत्व का है, कि यह मेरी वजह से नहीं खरीदा गया है, यह स्त्रियों का एक चरित्र माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि स्त्री माया जोड़ती है। माया यानी धन संचय करती है, ज़रूरत का सामान इकट्ठा करती है, ठीक है, चाहे वह अपने लिए हो, अपने घर परिवार के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वह स्त्रियों का ही कर्तव्य होता है, स्त्रियों का ही काम होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बताया कि दूसरा जो तत्व काम करता है वह है मनी बैग। मनी बैग का मतलब है पैसे की गर्मी, कि अगर आपके पर्स में पैसा है तभी आपके अंदर गर्मी आती है, यानी एनर्जी आती है, तभी आप उत्सुक होते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान कोठी
तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ लेखक ने कहा कि पैसा पावर है, पर अगर उस पैसे के पावर को देखना है तो उसके लिए बहुत सारा सामान होना चाहिए, बहुत सारी दिखावे की चीज़ होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो फिर पैसा खाक है, बेकार है, पैसे की पावर बेकार है। पैसे को देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बैंक का हिसाब देखा जाए, बल्कि जो माल है, जो सामान है, उसको देखना है। मकान देखना है कि कैसा है मकान, किस तरह का बना हुआ है, कितनी मंजिले का बना हुआ है, क्या साज सज्जा है उसमें। ये सब चीज़ें बिना दिखाए ही दिखने लगती हैं। और यहाँ कि पैसे की उस परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर होती है, ख़रीदारी करने की पावर होती है, ख़रीदारी करने की जो क्षमता होती है, उसके प्रयोग में ही इसका आनंद होता है कि हाँ, अगर आप बाज़ार गए हैं तो कितना सामान लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मर्म गर्व से फूला रहता है। कहा कि ऐसा नहीं है कि बहुत सभी लोग हैं कि जिसके पास पैसा हो वो बाज़ार गए और बाज़ार से जो भी चीज़ें दिखी वो सामान खरीद लिए। नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वो बेकार में सामान नहीं खरीदते कि जो ज़रूरत की चीज़ न हो उसको न खरीदा जाए। वो ऐसा नहीं है कि पैसा है उनके पास, उनके पर्स में पैसा है, उनके पास पैसा है, उनके बैंक में पैसा है, तो वो पैसे को पानी की तरह बहाएं, हाँ जहाँ यहाँ खर्च कर दिया वहाँ खर्च कर दिया। नहीं, ऐसे लोगों को बुद्धिमान भी कहा जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं जो बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं। वो बहाते नहीं हैं, इधर उधर खर्च नहीं करते हैं। वह ऐसे लोगों को माना जाता है कि वो पैसे की पावर को निश्चय समझते हैं कि जब उसका प्रयोग हो, जब उसकी प्रयोग की आवश्यकता हो, जब उसकी ज़रूरत हो, तभी वैसा किया जाए, तभी उसको खर्च किया जाए। अनावश्यक रूप से पैसा खर्च न किया जाए, पैसा जोड़ा जाए, पैसा घटाया न जाए। मैंने मित्र से कहा कि यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। उन्होंने कहा कि देखिए, मनी बैग खोल करके दिखा दिया कि देखिए जितना भी पैसा था सब खत्म हो गया, सब उड़ गया। अब यह देखना है कि क्या टिकट के लिए, रेल टिकट के लिए पैसे हैं उतने या नहीं हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। परचेजिंग पावर का मतलब है कि खरीदारी करने की क्षमता, खरीदारी करने की शक्ति, कि हाँ इसको भी मैं खरीद सकता हूँ या यह भी ले लेता हूँ, ये सब सोच करके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाज़ार में जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं यह क्या, कैसे है। क्योंकि बाज़ार में पहुंचने पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, कुछ ज़रूरत की होती हैं, कुछ गैर ज़रूरत की होती हैं। ज़रूरत और गैर ज़रूरत का मतलब है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अति आवश्यक हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं भाई इसको भी ले लिया जाए, कोई बात नहीं है, इसको लेने से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? और पैसा तो है ही अपने पास, तो इसको खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में मैं एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, और वह महत्व है बाजार।
ऐसा नहीं है कि केवल पैसे की वजह से सामान खरीदा जाता है, बल्कि एक एलिमेंट और भी है सामान की खरीदारी में, एक तत्व और भी है जिसकी वजह से सामान खरीदा जाता है, और वह है बाजार। यानी मैंने कहा कि यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मित्र ने जवाब दिया कि अब क्या बताएं आपसे, कि बाजार को बाजार न मानो, बल्कि शैतान का जाल मान लो, कि वहाँ अगर गए तो उस शैतान की जाल में फंस जाओगे। क्योंकि सजा सजा करके इतना सामान रखते हैं, इस तरह से रखते हैं कि वह अपने आप ही मन को लुभा लेता है, मन को अपनी तरफ खींच लेता है, और व्यक्ति वहाँ जा करके उसमें अपने आप ही अनायास ही फंस जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में वह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! वहाँ लेखक ने कहा कि ठीक कह रहे हो मित्र, बाजार आमंत्रित करता है, वह बताता है कि आओ और ये जो सजी धजी चीज़ें हैं इनको लूट ले जाओ, उठा ले जाओ अपने पास। वो सजावट, वो साज, वो सज्जा, वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वहाँ ये भी होता है कि अरे भाई ठीक है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तो कम से कम देखने में क्या बुराई है। और देखने के बाद में क्या होता है, फिर चाह जगती है, फिर चाहत जगती है, फिर आकांक्षा होती है, फिर उसके प्रति लुलुपता बढ़ती है। यहाँ जाने पे क्या होता है, बाजार का आमंत्रण बुलावे वाला नहीं होता है, बल्कि मूक होता है, शांत होता है, और उससे चाह जगती है। और चाहत का मतलब क्या होता है, अभाव। क्योंकि जब व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसे लगता है कि ओहो, यह भी मेरे पास होना चाहिए। जैसे पता चले कि किसी के पास साइकिल नहीं है, वह पैदल ही बाजार आता जाता है या कहीं भी आता जाता है, तो वह चाहता है कि भाई मेरे पास एक साइकिल होती तो बड़ा अच्छा होता। चलिए किसी तरीके से अगर उसको साइकिल मिल भी गई तो अब उस साइकिल में भी सोचता है कि थोड़ा गियर वाला साइकिल होता, थोड़ा बढ़िया वाला होता, थोड़ा नए फैशन वाला होता तो और अच्छा होता। चलिए किसी तरीके से वो भी मिल जाता, तो अब वो सोचता है कि नहीं, थोड़ा स्कूटी होता, दो पहिया वाला होता, डीजल पेट्रोल से चलने वाला होता तो और अच्छा होता। क्योंकि ये साइकिल चलाने में थोड़ा ताकत लगता है। किसी तरीके से अगर वो भी हो गया तो फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई, नहीं, उसके बाद वो फिर चार पहिया सोचता है, और चार पहिए में भी फिर लग्जरी सोचता है। फिर उसके बाद सोचता है कि नहीं, अब मैं चलाता हूँ, थोड़ा एक ड्राइवर होता, थोड़ा इस तरह से व्यक्ति क्या होता है कि वह और चाहत वाला होता है, और ऐसे में संयम की आवश्यकता होती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल कहिए। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले के गए बाजार में कहीं शाम को वापस आए और आए तो खाली हाथ। अब यहाँ एक दूसरे मित्र की बात सुनिए। वह मित्र क्या है कि दोपहर से पहले ही बाजार गए
और बाजार से आए शाम को, इतना देर बाजार में रहे और वहाँ से आए तो खाली हाथ आए। लेखक ने उनसे भी पूछा कि कहाँ रहे? तो मित्र ने कहा बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? तो मित्र ने कहा क्यों? बाजार तभी लेखक ने बात काट के कहा लाए तो कुछ नहीं। मित्र ने कहा हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या और लूँ तो क्या। सभी कुछ तो मेरे लेने को ही जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, क्या बात कहा आपने। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास की होगी, गत की नहीं होगी और न कर्म होगा। क्योंकि अगर यह नहीं पता है कि हमको लेना क्या है, किस उद्देश्य से लेना है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो वह चाह चारों तरफ से घेर लेती है और फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम शून्य होगा, उसकी गति कुछ नहीं होगी और कर्म कुछ नहीं होगा, यानी कुछ भी खरीदा नहीं जाएगा। बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। बाजार के जादू की बात हो रही है कि बाजार का जादू आँख की राह से काम करता है कि आंखें विकल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं उस चीज़ को देखने के लिए, और वह चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन इस आकर्षण, इस जादू का असर कब होता है? इस जादू का असर तभी होता है कि जब जेब में पैसा हो और मन में उसको पाने की चाहत हो, तभी होता है, तभी इसका असर पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जेब खाली हो पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। यहाँ एक बात और बता दें कि अगर जेब खाली है और मन भरा नहीं है तब भी इसका जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई जब जेब भरी तब भी वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, सभी सामान ज़रूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है कि अगर यह ले लेंगे तो यह आराम देने वाला होगा। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देखती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इसे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यहाँ देखें कि जो फैंसी चीज़ें हैं वह आराम में मदद नहीं देती हैं बल्कि खलल डालती हैं। इसीलिए देखिए जब फैंसी चीज़ों को ख़रीदने आप जाते हैं तो कुछ न कुछ दुकानों पर ज़रूर लिखा रहता है कि फैशन के इस दौर में मजबूती की इच्छा न करें, गारंटी की इच्छा न करें। कि ये सामान फैंसी तो है, दिखावे वाली तो है, लेकिन इसमें मजबूती हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितने भी सामान आप अपनी सुलभता के लिए लाते हैं, दिखावे के लिए लाते हैं, वह आपको आराम ही पहुंचाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, कि अगर गर्मी में बाहर निकलना है, लू में बाहर निकलना है तो घर से ही पानी पी कर के निकलना चाहिए। पानी भीतर लो हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर पता चले कि आपका मन रीता नहीं है, आपका मन खाली नहीं है, आप किसी भी चीज़ की अभाव महसूस नहीं कर रहे हैं, तो बाजार में सामान रहने दीजिए, उससे आपको क्या। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार इसलिए होता है कि वह ज़रूरत के समय पे काम आवे, कि कोई भी आवश्यकता की चीज़ है, कोई भी ज़रूरत की चीज़ है तो जा कर के वहाँ से ले लिया। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, मन को बंद नहीं रखा जा सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपः, कि इच्छाओं का निरोध कर लेना, दमन कर लेना ही तप है, का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। कि अगर मन में है कुछ कि हाँ ये चीज़ चाहिए हमको, मन में भाव जग रहा है, तो वहाँ क्या होगा कि मन में लोभ आ गया और ऊपर से नकार रहे, वहाँ नकार हो, तो इसका मतलब यहाँ तो लोभ की जीत हो गई और आदमी की हार हो गई। यानी मन में लोभ नहीं होना चाहिए। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कैसा नहीं है कि हाँ कोई भी चीज़ है उधर नहीं देखो। अक्सर लोग बाज़ार में अपने बच्चों को जब लेकर के जाते हैं तो आप पाते होंगे कि किसी दुकान पे बच्चों को लुभाने वाली चीज़ें लगी हैं, तो लोग बच्चों को उसके विपरीत दिशा में दिखाते हुए जाते हैं कि बच्चा उधर नहीं देखे, अगर उधर देख लिया तो पता चलेगा उस सामान की जिद करने लगेगा। ऐसा तो बच्चों के साथ कर लेते हैं, क्या अपने साथ ऐसा संभव है? तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ कहा गया है कि आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पे रूप दिखना बंद हो जाता है? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त और विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मुद कर बंद तो मन की करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है
हमसे पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। कि अगर पता चलता कि हम पूर्ण हो गए, हमारा मन पूर्ण हो गया, हमारा मन किसी लोभ लालच इत्यादि में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें परमात्मा से हम अभिन्न हो गए, हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम हैं। यानी हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं, और अगर पूर्ण होते तो परमात्मा कहलाते। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, कि ऐसा कोई उपाय हो कि जो बलपूर्वक मन को रोके ना, बल्कि अपने आप ही मन मान जाए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि मन में कोई विचार आ गया, मन को अपने मन का बना दीजिए। कह रहे भाई मेरा मन कर रहा है इसलिए ये चाहिए, मेरा मन कर रहा है इसलिए ये ले रहा हूँ, या मुझे यही करना है, मेरा मन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को भी नियंत्रित होना चाहिए, मन पे भी अपना वश होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अखिल का एक अंग है, एक अंश है, वह खुद अपने आप में कुल नहीं है। पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और भगत जी चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं जिन्हें लोग भगत जी कहते हैं, और भगत जी चूरन बेचते हैं। कहा कि पिछले 10 वर्षों से मैं खुद ही देख रहा हूँ कि उनका चूरन यहाँ आसपास के लोगों में बहुत सरनाम है, बहुत ही लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लोकप्रिय हैं वह। उन्होंने कहा कि अगर वह इसको अपना चूरन बेचने को अपना व्यवसाय बना लिए होते तो वह आज बहुत खुशहाल होते। और खुशहाल ही क्यों, यूँ कहिए कि वो बहुत मालामाल होते, बहुत ही अमीर हो गए होते। लेकिन भगत जी क्या करते हैं? भगत जी चूरन बनाते हैं और वह ले जाकर के बेचते हैं। खुद ही अपनी साइकिल पर रख लेते हैं और चूरन को बेचते हैं। और जैसे ही भगत जी 6 आने का चूरन बेच देते हैं, वैसे बाकी बचा चूरन वह बच्चों में बांट देते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि भगत जी कभी भी उस चूरन की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। किसी से वो एडवांस अमाउंट भी नहीं लेते उस चूरन का कि नहीं हाँ ये मैं पैसा दे रहा हूँ, कल मुझे दे दीजिएगा। और न ही
किसी को ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में सप्लाई देने की बात करते हैं। यहाँ कभी भी वो चूरन की क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। और एक दूसरी बात यह भी है कि कभी भी भगत जी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। कहीं यहाँ लेखक ने कहा पाठकों से कि आप लोग कहीं ये न मान लीजिएगा कि मैं ही वो चूरन वाला हूँ। नहीं जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी मत सोचिएगा। यह समझिए कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से विरखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न ही हो जाती होगी? यहाँ लेखक ने कहा कि भगत जी पे बाजार का कोई असर नहीं पड़ता। इसका प्रमाण तो सबसे पहले यह है कि वह चाहे तो 6 आने नहीं 60 आने तक का भी चूरन बेच सकते हैं, लेकिन वह नहीं बेचते, क्योंकि उनके मन में पैसे के प्रति कोई लोलुपता नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यह है कि वह चौक बाजार से ही गुजरते हैं जहाँ सारे सामान सजे पड़े हैं, सारी दुकानें सजी हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन उन सामानों का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौदती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया है कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए हैं जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले को यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कहा कि कभी मान लीजिए हम पैदल चल रहे हैं और बगल से कोई धूल उड़ाता हुआ मोटर से चला, तो मेरे मन में इच्छा भाव जागृत हो जाए कि हो काश इस मोटर की सवारी मैं करता। हाँ? और यह भी भाव आ जाए कि अरे भाई, क्यों मैं ऐसे निरीह घर में पैदा हुआ, क्यों मैं ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ, क्यों नहीं मैं मोटर वाले के घर में पैदा हुआ। हाँ? ऐसे भाव भी आ सकते हैं। और ऐसे भाव ला करके क्या होगा? ऐसे भाव ला करके मुझे अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, अपने भाई परिवार के प्रति कृतज्ञ बना देता है।
लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही न रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी कहो। कि यह जो लोक वैभव की कामना है, यह लोक वैभव के व्यंग शक्ति है, उस चूरन वाले के ऊपर कुछ नहीं पड़ता, बल्कि उस चूरन वाले के सामने जा कर के चूर चूर हो जाता है। चूर चूर यानी पानी पानी हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ ऊपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात को की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और अबलता है वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की ओर की विजय है। कि अगर व्यक्ति में कुछ पाने की चाह है तो यह अधिक पाने की चाह ही क्या होती है, यह एक निर्बलता कही जाती है। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। इसे कहा जाएगा कि मनुष्य पर धन की विजय और चेतन पर जड़ की विजय। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी कि चौक बाजार को देख करके भौचक्का रह जाएं कि अरे वाह क्या सामान लगा है, क्या चीज़ें हैं। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी की दुकान वह दुकान होती है जहाँ देसी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं, प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारी चौक उनके लिए
आसानी से नहीं के बराबर हो जाती है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। यानी भगत जी बाजार जाते हैं तो रास्ते में चौक पड़ता है, चौक बाजार पड़ता है, और वह चौक बाजार से ही होकर के गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पे रखी सारी सजी धजी चीज़ें उनके लिए बेकार प्रतीत होती हैं। उन सारी चीज़ों का उनके लिए कोई मोल नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह सीधे जाते हैं पंसारी की दुकान पर और अपने चूरन बनाने की चीज़ें वहाँ से लेते हैं, चाहे जीरा हो, नमक हो या अन्य कोई पदार्थ हो, और सीधा लेकर के वह चले आते हैं। चौक बाजार का आमंत्रण उनके ऊपर व्यर्थ हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान पे मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। मुझे यहाँ ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। कि अगर आप बाजार जाएं तो यह मन बना करके जाएं कि आपको क्या चाहिए, और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन बढ़ाते हैं यानी कि पता चला कि जो चीज़ें ऐसे ही सामान्य रूप से है और वहाँ पहुँच करके पता चला कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, ख़रीदार लोग हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो पता चलेगा कि उसका भाव बढ़ जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सौहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, कि क्रेता और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। कि पता चलता है कि भाई अगर दुकानदार ज़्यादा पैसा ले लेगा तो ग्राहक की हानि होगी, और ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक वहाँ जा कर के अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना हैं। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, और वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कि पता चले कि जब इस तरह की चीज़ें होंगी कि लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है तो शोषण होने लगता है, कपट बढ़ता है, और ऐसे कपट के माहौल में जो निष्कपट व्यक्ति है वह उसका शिकार होता है। ठीक है, और जब निष्कपट व्यक्ति ऐसे का शिकार होता है तो मानवता कोसों दूर चली जाती है। ऐसे बाजार में मानवता के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, यहाँ बाजार का पोषण करने के लिए जो अर्थशास्त्र बना है, तो कहा कि ऐसे समय में ऐसी चीज़ों के लिए उसे अर्थशास्त्र न कहा जाए बल्कि अनीति शास्त्र कहा जाए। ठीक है, और जो बाजार में जा कर के लोगों के प्रति, लोगों के मन में उसके प्रति नकारात्मकता पैदा करता है। तो
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।